वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services. Study for Civil Services के चैनल पे ऑलरेडी नवंबर महीने के प्लेसेस इन न्यूज का जो पूरा वीडियो है वो पब्लिक किया जा चुका है, अपलोड हो चुका है। अब काफी बच्चों ने ये डिमांड करी कि मैम अक्टूबर और सितंबर का जो बच गया है, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो भी अपलोड कीजिए। तो ठीक है, वो वाली वीडियो भी अब मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। आज हम अक्टूबर की देखेंगे, दूसरे एक और लेक्चर में सितंबर की भी देखेंगे। इससे आपके जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के सारे प्लेसेस ज्योग्राफिकली वाइज कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेरी ये कोशिश है कि आपको ज्योग्राफी की मैपिंग ज्यादा से ज्यादा मैं सिखा दूं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अच्छे से कवर कर सको। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे दिए गए नंबर्स, इस पे आप कॉल करो और पीडीएफ आप आराम से ले सकते हो नंबर पे कॉल करके। साथ ही साथ अब हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो यूरोपियन यूनियन जो है, सभी लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन, उसकी एक कमीशन है। वो कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सला वोन दे लियन, ये एक इटली के आइलैंड पे गई थी और उस आइलैंड का नाम है लेम्पेदूसा। क्या नाम है आइलैंड का? लेम्पेदूसा। अब सवाल ये पूछेगा यूपीएससी या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें सीधा पूछेगा कि लेम्पेदिसा या लेम्पेदूसा कहाँ पर है। तो देखिए, ये इटली का एक आइलैंड है, लेकिन ये आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है। आइलैंड किसके अंडर आता है? इटली का। बहुत खूबसूरत बीचेस, कलरफुल लाइफ है। ठीक है, लेकिन ये पड़ता जहां पे वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने पिक्चर भी रखी है यहाँ पर, ये है पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। ये रहा इटली। ठीक है, इटली के ही रीजन में आता है ये वाला, साउथ इटली की तरफ लैम्पेदूसा। याद हो जाएगा इटली का। और एक चीज और, इटली के जितने भी आइलैंड्स हैं पूरे मेडिटेरेनियन सी में, उसमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? लैम्पेदूसा, सबसे बड़ा। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिटेरेनियन सी में सबसे बड़ा है, नहीं। मेडिटेरेनियन सी में इटली के जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा है। और ये वाला जो मैंने पिक्चर ली है, ये वो वाली ली है ऐसी कंट्रीज के नाम जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच करती है। तो वो वाली कंट्रीज के नाम पे भी हमसे सवाल बनता है। तो देखो आप, मेडिटेरेनियन सी को टच करने वाली अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, इधर से सीरिया, टर्की, ग्रीस, इटली, मोनेको, फ्रांस, स्पेन, ये सब टच करती है। और साथ ही साथ स्लोवानिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मोंटेग्रो, अल्बानिया, ये सारी कंट्रीज वो हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं। तो हमसे इस पे सीधा सवाल बनेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करती है। याद हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा सवाल बनता है इनके ऊपर। तो आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको पूरे को लर्न करो कि कौन कौन से रीजन है, कहाँ पे क्या क्या रहता है। ठीक है, लैम्पेडूसा याद हो जाएगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये न्यूज में थी, यहाँ विजिट किया था क्योंकि यहाँ पे माइग्रेंट का इश्यूज चल रहा है, प्रवासी यहाँ पर काफी ज्यादा आ रहे हैं। इसी के लिए यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर विजिट की थी। अगला आर्टिकल, ये तो हद से ज्यादा जरूरी है। हमारी टेस्ट सीरीज में भी इससे क्वेश्चन है, मतलब इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अभी तो नए बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, मोहन यादव, उन्होंने, अब वो नए हैं लेकिन ये वाले पुराने ने किया था, 21 सितंबर को आदि शंकराचार्य ने, शंकराचार्य का स्टैचू ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया गया है। अब हमारे लिए कौन सी जगह न्यूज में हो गई? ओमकारेश्वर। और वो स्टैचू का नाम, स्टैचू कौन सा है? स्टैचू है एकात्मता, मतलब एकता, स्टैचू ऑफ वननेस। वो बनाया गया है कौन सी नदी के किनारे? ओमकारेश्वर में, नर्मदा। बहुत से बच्चों को लगेगा कि मध्य प्रदेश है तो शायद तापी भी हो सकती है, नहीं। ओमकारेश्वर जो मंदिर बना है, या ओमकारेश्वर जो है खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की, ये वो जगह है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई।
जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य की 108 फुट की बड़ी प्रतिमा, हिंदू धर्म को दिखाते हुए एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है यहाँ पर वो स्थापित की गई है। ठीक है, ओमकारेश्वर, ओम, ओम जहाँ पे शब्द आ रहा है मतलब कि ओम के लिए यहाँ पर ये बात हो रही है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश में केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है। एक तो है ओमकारेश्वर, दूसरा है महाकालेश्वर। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर में करीब करीब 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से ये जो स्टैचू है आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ है, और इसके बारे में जितने जितने मैंने आपको फैक्ट्स कवर अप कराए हैं, आदि शंकराचार्य ये भी हमारे लिए काफी जरूरी बन गए। आदि शंकराचार्य, ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य असल में केरला से बिलोंग करते थे। शिव जी को मानने वाले बहुत बड़े भक्त रहे हैं। इनकी जो एक बहुत बड़ी टीचिंग है, ये है स्टैचू, आप देख सकते हो। ठीक है, आदि शंकराचार्य जिनको शंकरा के नाम से भी जाना जाता था, केरला में अद्वैत वेदांता का इन्होंने स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना करी है। किसकी? अद्वैत वेदांता। और वेदों से जुड़े हुए काफी सारी चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक बात इनके बारे में ये याद रखिएगा कि इन्होंने बुद्धिज्म को जो है, बुद्धिज्म, मठ और ये सारी चीजों को काफी ज्यादा अपोज किया है, अगेंस्ट रहे हैं। हिंदुइज्म को बिल्कुल रिवाइव किया है। जब बुद्धिज्म को पॉपुलैरिटी मिल रही थी तब इन्होंने हिंदुइज्म को वापस से बनाया और इन्होंने 4 मठ बनाए। ये तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, इन्होंने 4 मठों का निर्माण किया। ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में है, जोशीमठ चमोली में। दूसरा इन्होंने यहाँ पर बनाया शिंगरी या श्रृंगेर करके भी पढ़ते हैं, चिकमंगलुरु कर्नाटका में, गोवर्धन पुरी ओडिशा में, और द्वारिका मठ द्वारका गुजरात में। ठीक है, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए। समझ गए भाई बात को? तो एक तो ये बहुत बड़ा स्टैचू जो आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से स्टैचूज याद रखने हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको लर्न कर लेना। एक तो वननेस का हो गया, मतलब एकता वाला, ये हो गया मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य के लिए। एक तो आपको पता ही है यूनिटी का, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड, ये तो पता ही होगा, गुजरात की केवाड़िया में। एक मैं आपको याद करा देती हूँ, राजस्थान में, राजस्थान के दो याद कर लो, स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास। ठीक है, एक तो ये है नाथ द्वार, नाथ द्वार राजस्थान में है ये। और ये किसको डेडिकेटेड है? ये है भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा, भगवान शिव की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा। समझ गए? और एक और है स्टैचू ऑफ पीस, शांति का। ये है पाली में, राजस्थान के पाली में, गुरु वल्लभाचार्य, जिसको सुरीश्वर जी महाराज, जैन आचार्य हैं, गुरु वल्लभाचार्य भी कहते हैं उनको, सुरीश्वर जी महाराज के नाम से। ये वहां पे है, जो कि अष्ट धातु से 151 मीटर का बना हुआ है। कहाँ पे? पाली, राजस्थान में। तो ये याद हो जाएंगे आपको, इसमें तो समस्या नहीं आएगी कोई। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टैचू याद कर लेना, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता का। किसका? समानता का। मैं हिंदी बता रही हूँ साथ साथ। ये कहाँ पे बना हुआ है? ये तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से 2014 में सेपरेट हुआ था। किसको डेडिकेटेड है? रामानुजाचार्य। किसके लिए? रामानुजाचार्य। टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू, सेकंड नंबर का टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है, जिसको बनाने में करीब 1000 करोड़ का यहाँ पर निर्माण कार्य लगा था। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू जो मैं भी दिमाग में ला पा रही हूँ, जो कि आप लोगों को भी लर्न करने हैं। ठीक है, और भी हैं, और दिमाग में आएंगे। आपको कोई दिमाग में आ रहा है तो आप लोग मुझे बताइए, मुझे तो अभी यही आ रही हैं दिमाग में। और कोई याद आएगा तो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, आप ही लोग भी बता सकते हो। मेरे मतलब मैं भी जो दिमाग में एकदम क्लिक कर पा रही हूँ वो ये सारे स्टैचूज हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगी कि आप लोग इनको तो लर्न कर ही रहे हो। ठीक है, मतलब इनको तो कर ही लो लर्न आप लोग अच्छे से। ठीक है, बड़े भाई आगे। हाँ भाई, अगला आता है तेलंगाना की एक यूनिवर्सिटी जो कि न्यूज में चल रही है। और ये तेलंगाना की यूनिवर्सिटी जो है वो दो गॉडेस को डेडिकेटेड है, समाखा एंड सराखा। तो
ये भी हमें एक कंप्लीट करके जाना है। समाखा और साराखा के ऊपर एक पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो हमसे पूछेगा कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ डेडिकेट हुई है, कहाँ पे है, तो तेलंगाना के मुलुगु इस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसको बनाया गया है। सराखा और समाखा के नाम से काफी फेमस हो गई है, ट्राइबल कम्युनिटी है उनके नाम से बनाया गया है। ठीक है, ये फेस्टिवल भी होता है, समाखा सराखा ट्राइबल फेस्टिवल। ठीक है, तो समाखा सराखा जो है ना, एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है। करीब करीब 900 करोड़ की लागत पे इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, 11 अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल के कोर्सेज को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बिल ऑलरेडी पास किया जा चुका है। ठीक है, पहले तो ये चीज चल रही थी कि करेंगे करेंगे, पर अब पार्लियामेंट ने इस बिल को कंप्लीटली पास कर दिया है। तो क्वेश्चन आते हैं इसी से ही कि कहाँ पे है ये, लोकेशन क्या है। तो हमें लोकेशन और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, ये सब लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको लीव नहीं करना, लर्न करते जाओ साथ साथ। ठीक है, अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माना विलेज। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ एक। भारत का ये लास्ट गांव लिखा जाता था पहले, अब इसको बोर्ड को चेंज करके बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सारे काम जो है बीआरओ ही देखती है। जितने भी इस तरीके के काम होते हैं ना बॉर्डर पे रोड वगैरह बनाने की, ये बीआरओ ही चेक करती है। तो बीआरओ ने यहाँ पर बनाया है भारत का पहला गांव माना के नाम से, मतलब ये स्थापित है। तो माना गांव भी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब G20 का पूरा फेस्टिवल मनाया गया था, तब वहां पर G20 की प्रेसिडेंसी में वहां पे एक सक्सेसफुल कैंपेन हुआ था, मेरी माटी मेरा देश, माना में। ठीक है, एंड हुआ था G20 का, तो वहां पर मेरी माटी मेरा देश करके एक पूरा सॉन्ग भी है, अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया। और इसी के साथ माना में इसका पूरा सेलिब्रेशन भी यहाँ पर किया गया है। तो अपने से पूछा जाता है कुछ ऐसा, तो ये हमें पता होना चाहिए, पहला गांव पूछता है तो भी हमें पता होना चाहिए। ये महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसको पूरा स्थापना की गई है। कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया था और काफी फेमस भी हुआ था ये। ठीक है, अभियान ये पूरा शुरू हुआ था, इस पूरे को भी आप लिख लो अपने नोट्स में। काफी सारी जगह पे हुआ था, उसमें से एक माना थी। अब सवाल आता है कि पहले इसको बोला जाता था लास्ट विलेज, अब इसका नाम फर्स्ट विलेज कर दिया। अच्छा, अब ये सवाल देखो क्या बनता है इस पे, माना विलेज में, माना विलेज न्यूज में था इसलिए मैं बता रही हूँ। माना विलेज का ऐसा है कि ये सरस्वती नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, माना विलेज कहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, तो चमोली में, उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है, नेशनल हाईवे नंबर 7 पे आता है। और ये, इसके पास में ना एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ, खूब जाते हैं लोग यहाँ पर, हिंदू पिलग्रिमेज साइट के रूप में जानी जाती है। तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा तिब्बत के साथ ट्रेड वगैरह किया जाता है। यहाँ पे गुफाएं काफी सारी बनी हुई हैं, और यहाँ पर एक फॉल्स है जो हमसे पूछे जा सकते हैं, उसका नाम है वसुंधरा फॉल्स, मतलब वाटरफॉल होते हैं ना, झरने। तो वसुंधरा वाटरफॉल्स यहाँ पे बने हुए हैं बद्रीनाथ में, माना विलेज के पास ही। तो ये माना के बारे में अपने को छोटा छोटा सा पता होना चाहिए। और ये पहला भारत का विलेज है, नाम इसका, ये हमें जरूरी पता होना चाहिए। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे बना हुआ है, तो आईटीबीपी यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी रखती है। ठीक है, पूरा आसपास पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ जाना है तो हमें देहरादून ही जाना पड़ेगा। देहरादून का जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहां से बहुत लंबा आगे है, पास तो नहीं है। ठीक है, एयरपोर्ट से जाने पे तो बहुत दूर आगे की तरफ पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले इसमें। यहाँ पर एक और चीज मुझे बतानी थी आपको कि यहाँ पर एक भोटिया कम्युनिटी रहती है, ये भी आपको याद करना है, कौन सी कम्युनिटी, भोटिया कम्युनिटी, जो कि सबसे ज्यादा वुलन की चीजें बनाने के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पर शीप, भेड़ बकरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, छोटे से फैक्ट था, बस ये दिमाग में रखिएगा, भोटिया कम्युनिटी पे सवाल बनता है कुछ भी। तो भोटिया कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, हमें ये पता होना चाहिए, उसका नाम आपको मैंने बताया कि कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, चलो अगला। हाँ भाई, बहुत 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 जरूरी, बीआरआई के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। बीआरआई के बिना तो
मान के चलो आपका टॉपिक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था पूरा, BRI के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है, दोनों ही नाम चलते हैं। तो उस हिसाब से चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जिन्होंने स्टार्ट किया था, इसकी 10वीं सालगिरह मनाई गई है। अब इसमें ये 2013 में शुरू हुआ था, आपको पता है, और 2023 खत्म हुआ है, तो ये पूरे कितने हो गए हमारे, पूरे ये कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर 10 साल। 150 से ज्यादा कंट्रीज को जोड़ने का कॉन्सेप्ट था, पूरा बेल्ट और रोड को इंटीग्रेट करना, मतलब कि जोड़ने का पूरा एक काम इन्होंने लिया था, कि हम लोग पूरे के पूरे बेल्ट की हेल्प से, बेल्ट मतलब कि एक पूरा रोड, एक नया रास्ता पूरा तैयार करेंगे ताकि पूरा एक रोड के रूप में ये तैयार हो जाए। तो प्राथमिक घटक इसमें दो ही थे, सिल्क रोड को बनाना, और इस तरीके से काफी न्यूज में रहता है इसमें। ये देखो भाई, ये इन्होंने यहाँ पर इस इनिशिएटिव के बारे में डिसाइड किया था, चाइना से होते हुए, पूरा ग्वादर से होते हुए कोलंबो, ठीक है, ये पूरा रास्ता जो है इन्होंने, रूट जो है वो तैयार करने की बात कही थी। बस वही बात है, इसमें एक इनिशिएटिव आया था सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना का काशगार, क्वेश्चन आता है काशगार कहाँ है, चाइना में, पाकिस्तान का ग्वादर, क्वेश्चन आता है ग्वादर कहाँ है, पाकिस्तान में, काशगार से ग्वादर तक जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा, और वो रास्ता पीओके से जा रहा था, जबकि इंडिया इस पूरे इस पूरे इनिशिएटिव का पार्टिसिपेंट है ही नहीं। तो इस पूरे इनिशिएटिव में इंडिया ने अपनी भागीदारी देने से साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक इनिशिएटिव रहता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। काफी ज्यादा इसकी कुछ कुछ जगह पे क्रिटिसाइज भी हुआ है, कुछ जगह पे इसको सपोर्ट भी मिला है, काफी सारी कंट्री सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इंडिया इसका आज भी सपोर्ट में नहीं रहता है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, BRI याद हो जाएगा सभी लोगों को। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, नवंबर महीने के करंट अफेयर्स जो है, मतलब प्लेसेस इन न्यूज अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि आप लोग पहले जाकर के उस नवंबर महीने के करंट अफेयर जो प्लेसेस इन न्यूज को कवर कर लो जाके पूरा। और साथ ही साथ, जो अगर आपको डेली भी करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं, तो ओनली करंट अफेयर्स का मेरा चैनल है, मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही चैनल है, लेकिन आप उसमें आराम से कवर अप उसमें कर सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा उसमें कवर करना। ठीक है, चलो, ये है भाई, मैंने एक पिक्चर कहीं से देखी थी ये वाली, मैं सोचा ये डाल देती हूँ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कंबोडिया, लाओस, मालदीव, मलेशिया सबको जोड़ने की ना प्लान है चाइना का। चाइना का हमेशा से प्लान रहता है कि भाई अपने सारे के सारे रीजन को एक साथ कंट्रोल करना है, और उसमें ये ऐसे बनाना है जिसमें वो कंट्रोल कर सके सारी चीजों को। तो चाइना का हमेशा से ये दिमाग चला है, और वही दिमाग मैं आपको बता रही हूँ कि चाइना जो है वो अपना इंडियन ओशन में और आसपास पूरा डायमंड का जो एक पूरा नेकलेस है ना, मतलब एक तरीके से इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो तैयार कर रहा है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ भाई, इंडिया और श्रीलंका की एक फेरी सर्विस है जो कि अभी न्यूज में चल रही है। इंडिया और श्रीलंका की फेरी सर्विस को 40 सालों के बाद फिर से स्टार्ट किया गया है। कहाँ से? नागापट्टनम से कांकसुतराई जाफना तक। हाँ भाई, सवाल कहाँ से बनेगा? सवाल ये बनेगा कि नागापट्टनम की लोकेशन पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में, या कांके सुंथुराई पूछ लेगा। क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पे है, तो भाई कांके सुंथुराई जो है वो जाफना में है, और नागापट्टनम तमिलनाडु में है। ठीक है, पहले जो है वो सिलोन एक्सप्रेस चलती थी। सिलोन क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था सिलोन। अब मेरा सवाल आप लोगों से एक है, मैंने जैसे आपको बताया कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सियाम कौन सी कंट्री का पुराना नाम हुआ करता था, कौन सी कंट्री का पुराना नेम है। ठीक है, बता पाओगे? बताना गूगल करके, तो बिल्कुल नहीं बताना यार, गूगल करके बताओगे तो मजा नहीं आएगा, आप लोग मुझे सिर्फ अपने आप बताओगे। ठीक है, मतलब खुद से बताओगे। तो वापस से स्टार्ट करिए। और पता है इसका इसका नाम क्या रखा है फेरी सर्विस का? नाम थोड़ा हमें पढ़ने में अजीब लगेगा, चेरिया पानी, चेरिया पानी, या पनी करके भी बोल सकते हो। 40 सालों बाद इसको स्टार्ट किया गया ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो पीपल टू पीपल रिलेशन पहले हुआ करते थे बढ़िया वाले, अब उसको वापस से स्टार्ट कर सके, पीपल टू पीपल रिलेशन और अच्छे से लॉन्च करे। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो यहाँ पर कवर अप किया जाएगा।
जाफना बिल्कुल नॉर्थ में ही पड़ता है श्रीलंका की, ठीक है, तमिलनाडु से। तो पहले भी थी, लेकिन पहले इसको स्टॉप कर दिया गया था रिलेशंस के चलते, अब इसको वापस से स्टार्ट कर दिया गया। 3.5 घंटे में फेरी सर्विस हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, छोटा सा आर्टिकल है, याद रखिएगा। करंट फेरी सर्विस आप पढ़ सकते हो, चरिया पानी है नाम इसका, हाई स्पीड की क्राफ्ट है। फेरी सर्विस इसके लिए बनाई गई है, भारत की तमिलनाडु मैरीटाइम बोट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। 150 पैसेंजर एक साथ ले जा पाती है। 100-150 किलोमीटर करीब 3.5 घंटे में कवर कर लेती है। एक बार की इसकी वन वे की टिकट है यहाँ पर 7,000, कभी करीब 7,500 रुपए। 40 kg पर पैसेंजर ये अलाउ करती है। ठीक है भाई, समझे बात को। ये हमसे नहीं पूछेगा, हमसे तो फेरी सर्विस के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको फेरी सर्विस के बारे में बताया, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन बताई, अगर आप में से कोई जानना चाहे, किसी की इच्छा होती है, अगर किसी की इच्छा हो तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि एक बार की टिकट के प्राइस कुछ ज्यादा लग रहे हैं मुझे। तो आप लोग मुझे बताएं जरा, किसी ने अभी तक कुछ ऐसा सोचा है जाने का? ठीक है, ये देखो भाई, मैंने पिक्चर भी यहाँ पे रखी है। ये है ऊपर का जाफना। ये श्रीलंका का कौन सा एरिया है? जाफना। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आप लोगों ने गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्ट्रेट, ये सब नाम सुने या नहीं सुने? बिल्कुल सुने होंगे, क्यों नहीं सुने होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि पार्क स्ट्रेट और जाफना और ये सब कहाँ कहाँ पे है। तो देखो यार, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन के, इसकी लाइन जो है ना, ये कनेक्ट करती है रामेश्वरम और इस तरफ के रीजन को। इसके नीचे के रीजन को पूरा कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा इसमें ऐसे। इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ऊपर का जो रीजन है, इसे क्या कहते हैं? जाफना के पास वाला पाक स्ट्रेट, ऊपर के रीजन को पाक स्ट्रेट कहते हैं। और ये वाला रीजन कहलाता है, इधर वाला जो ये देख रहे हो ना, ये इसे कहते हैं पाक बे। ठीक है, स्ट्रेट और बे में डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों को कवर अप कराऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, लिख लेना इसको। ठीक है भाई, गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि ना हो सकता है इस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस पे लगाओ इन तीनों को। आपको ऑप्शन में दे देंगे पार्क स्ट्रेट, बे, गल्फ ऑफ मन्नार। आपको नॉर्थ से साउथ लगाना पड़ेगा। तो पार्क स्ट्रेट ऊपर का रीजन है, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे का है। गल्फ अलग होता है, स्ट्रेट अलग होता है, बे अलग होता है। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार स्ट्रेट और ये सब याद रख लेना, इन सबको ना लिख भी लेना अपने नोट्स में, क्योंकि लिखा हुआ चीजें ना काफी लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, बाकी ये थे इंपॉर्टेंट ये वाले। अब मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे प्लेसेस एंड न्यूज कवर अप करवाऊंगी। रिवर का नाम है इच्छामती रिवर। ठीक है, अब मेरा न्यूज में थी रिवर, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो अब इच्छामती रिवर जो है वो कहाँ से बहते हुए जाती है? हो सकता है आप में से कई बच्चों ने स्टेट पीसीएस की तैयारी जब की हो तो इस रिवर के बारे में जरूर पढ़ा हो सकता है कईयों ने ना भी पढ़ा हो। तो यही मेरा सवाल है कि इच्छामती रिवर जो है वो है भारत की नदी। तो ये कहाँ की नदी है और ये कहाँ से बहते हुए कहाँ को जाती है? ठीक है, मैं बता दूं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बहने वाली नदी है। ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं इसको, जो कि दो देशों के बीच में बहती हुई जाती है, बाउंड्री को पार करते हुए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, NH 44। अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर जो है कार्य को, जिसके ऊपर जो पूरा एक हाईवे वाटरवेज बनाया था, हाईवे सॉरी वाटरवेज बनाया था, उसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर है ये नदी? वेस्ट बंगाल में। हुगली सुना है ना, हुगली के पास ही है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो नदी का नाम हमसे पूछा जा सकता है कहाँ की है। अब आप एक और चीज याद रखिए इसके बारे में, ये जो नदी है, ये इसमें और दो नदियां मिलती हैं, इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं और ज्यादा। कौन सी है? एक तो कालिंदी नदी, एक खुद इच्छामती, और एक माथाभांगा नदी। तो देर आर 3 रिवर्स, कालिंदी, माथाभांगा एंड इच्छामती। तीनों ही कहाँ पर रीजन में मिलेंगी आपको? वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो यहाँ तक भी कवर करना, क्योंकि अभी ये अप टू डेट न्यूज आ रही थी, तो मैंने आपको न्यूज कवर कराने की जगह मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया। ठीक है, याद हो जाएगा ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। डिफिकल्टी कुछ भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में सारा कुछ लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हो कि मैम क्लियर हुआ नहीं हुआ। और जितना भी बताया जाएगा
वो आपको कवर अप करते चलना है। ठीक है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, जितने भी आपको करंट अफेयर्स कराए जाते हैं वो आप कवर करते जाओ वीकली भी। एक बात और, प्लेसेस इन न्यूज के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स भी रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, वो वीकली भी आप कवर अप करो। नवंबर के हो चुके हैं, दिसंबर के हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो सब भी धीरे धीरे कवर करते जाओ, सारे के सारे करंट अफेयर्स को कोई भी स्किप मत करना। ये करंट अफेयर्स ना आपको बहुत अच्छे से मार्क्स फेच करा सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक होगा ना उससे जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर है, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उससे आपको, तो करिएगा जरूर। ठीक है, चलो अगला एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे, क्योंकि ये दो, एक एक न्यूज में था एक टर्म जिसे कहते हैं इंतिफादा। अभी इंतिफादा शब्द का क्या मतलब है, ये कहाँ यूज हुआ है? तो देखो, आपको पता है अभी हाल फिलहाल में किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज्यादा, इसराइल फलस्तीन, तो ये वहीं पर ही यूज किया गया एक शब्द है, इसराइल और फलस्तीन के बीच में। हमास ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर, जो कि गाजा स्ट्रिप में है हमास, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो इसकी वजह से पुराना इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वापस से न्यूज में आ चुका है। और ये जो पूरा फलस्तीन बना था 1948 में बना था, यूएन ने इसको मान लिया था, और उसके बाद फिर जो है अब आज के समय में गाजा पट्टी के ऊपर कंट्रोल करने के बाद से ये चीज काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। ठीक है, तो उसी में एक टर्म निकल के आई थी, इंतिफादा। तो मैंने सोचा कि आपको मैं पहले एक बार इंतिफादा का मीनिंग ही बता दूं, ये तो सीधा आपको क्लियर हो गया कहाँ पे है। इंतिफादा का मतलब क्या होता है? रिबेलियन। ये एक अरेबिक टर्म है, और ये अरेबिक टर्म अरेबिक भाषा में यूज की जाने वाली प्रोटेस्ट की एक तरीके से वायलेंट टेररिज्म को प्रमोट करती है। ठीक है, वायलेंस टेररिज्म जो होता है ना, उस समय ये चीज काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो वहीं से ये शब्द का इजाद किया गया है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? तो ये थे हमारे प्लेसेस इन न्यूज के आर्टिकल्स, ये आप लोग कवर कीजिएगा सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लिखवाए गए हैं। बाकी आप सभी लोग, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पढ़ते रहिए ऐसे अपने आर्टिकल्स को, टॉपिक्स को कवर कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।